सुनैना भाग 2। मेरा जी चाहता कि सुनैना का गला दबा दूं। एक बार तो हद ही हो गई थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल मेरी नाक से टकरा गई थी और मुझे समझते देर नहीं लगी कि सुनैना ने गैस सिलेंडर खोल दिया है। मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे और सुनैना को किचन से खींचकर बाहर सोफे पर बैठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरे उंगली के अपनी अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर बाद घर से गैस की स्मेल आना बंद हो गई थी, फिर भी मैंने उसे सोफे से उठने नहीं दिया था और उससे बार बार मैं सवाल कर रहा था, तुमने सिलेंडर खोला क्यों? वो रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी लेकिन मुझे गैस जलाना नहीं आ रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सुनैना को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैं एक काम करना शुरू कर दिया कि बीच बीच में घर का एक दो चक्कर लगा लेता, लेकिन सुनैना को बंद करके जाना मेरी मजबूरी थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज़ पर मेरी आँख खुली थी। बाहर बारिश की शोर से मुझे एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इस समय मेरे कमरे का दरवाज़ा यूं खटका जैसे भूचाल आ गया हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। सुनैना बाहर सामने बदहवास खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी सी लग रही थी। मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। मैं तो एकदम जम सा गया था। अब जबकि सुनैना के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था तो मैंने सुनैना की हरकत पर मेरी दिल की धड़कनें अजीब तरह से धड़क उठी थी। मैंने एक झटके से सुनैना को खुद से दूर करना चाहा। मैंने गुस्से से सुनैना से कहा, सुनैना ये क्या हरकत है? सुनैना कहने लगी, आशी भाई मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, पीछे तो हटो और मुझे भाई मत कहो, सिर्फ आशी कहकर बुलाया करो। लेकिन सुनैना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर मैंने पूछा, सुनैना क्यों डर लग रहा है? किस लिए डर लग रहा है? वह मुझसे अब भी चिपकी हुई थी। मैंने मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। बारिश से डर लग रहा है। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत ये थी कि न जाने उसे क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर बाद वो सो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना भी यह चाहता कि उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नज़र पूरे कमरे में घूमकर फिर उसी पे जाकर टिक जाती। मैं अब देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथों से खींचे और सोफे पर जाकर लेट गया। काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करता रहा लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं उठकर बाहर हॉल में गया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी जो अच्छी खासी खूबसूरत थी, मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्द ही हम एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते थे। एक बार मैं उसे अपने घर ले आया। उसे देखकर सुनैना के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी, यह मेरे घर क्यों आई है? इसे बाहर निकालो। यह सुनकर मीरा बहुत मुझे देखने लगी। कहने लगी, आशीष तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है। और फिर जब मीरा से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसे बता दिया। मीरा कहने लगी, जल्दी से जल्दी इसे अपना पीछा छुड़ाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यह सुनकर चुप हो गया था। मैं मीरा को पसंद करने लगा था, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए
तो मैं सुनैना से पीछा छुड़ा लूं। फिर मुझे मीरा ने एक मशवरा दिया कि मैं सुनैना को जहर देना शुरू कर दूं। इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है क्या? इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम हो सकती थी और स्लो पॉइजन से किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। मुझे मीरा का यह मशवरा अच्छा लगा। मैं ऐसे ही दवा सुनैना को खाने में मिलाकर उसे देने लगा। कभी उसे वह पाउडर आइसक्रीम में डाल कर देता और कभी खाने में मिला कर देता। मैं भी यही चाहता था कि वो मर जाए। खैर, समय यूं ही गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे सुनैना की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे वह भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वह सामने नहीं आई और वह शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। जब मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान ही निकल गई थी। वह एक कोने में डरी सहमी जिस हाल में बैठी थी, मुझे उसे देखकर शर्म आई थी। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसका हुलिया को और उसकी हालत को देखकर मुझे यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार करके गया था। वह मुझे देखकर डर रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं पापा को बताऊंगी तुमने मुझे बहुत मारा है। यह कहकर वो रोने लगी। पहली बार उसकी उसकी ये हालत देखकर मुझे दुख हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की मिट्टी में जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा। मैंने उसके ऊपर बेड पर पड़ी चादर उठाकर डाल दी। फिर उसने पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था? सुनैना, कौन आया था? बताओ मुझे, बस सुनैना, मुझे बता दो, वह आदमी कौन था? मैं उसका खून पी जाऊंगा जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ वह जुल्म किया था। वह बहुत डरी हुई थी। कभी ना फिर सिर हिलाने लगती तो कभी हाँ में। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं उसे मारूंगा। फिर वह दोबारा रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा, तुम बताओ कौन आया था, मैंने पापा को ले आऊँगा। वह घर में अकेली होती थी। यह सब बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। सुनैना कहने लगी, वह जो दूध लेकर सुबह आता है वही आया था। आशी भाई, उसने मुझे बहुत मारा। यह देखो मेरे कपड़े। यह कहकर वह मेरे फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आया था। मैंने प्यार से उसे बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई, सुनैना को अपने गले से लगा लिया। शायद उसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक पनाह की, एक सुरक्षा का एहसास दिलाया जिस तकलीफ से वह दो चार थी। मेरी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पे रोने लगी। कहने लगी, आशी भाई, जब पापा थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। मम्मी के मरने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया था, क्योंकि पापा मेरे पास थे। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसीलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। आशी भाई, डॉक्टर अच्छे नहीं होते। वह लोग भी मुझे मारते थे जैसे उसे दूध वाले ने मारा है। वह डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध देते थे, मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसा देते थे ताकि मैं चीख न सकूं, और फिर मुझे वह मेरे गले लग कर रो रही थी। और यह सुनकर मेरा दिल ऐसा था जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरे बाप की बीमारी में सुनैना को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे लंदन जाने के बाद सुनैना की माँ को टीबी की मर्ज थी और हालत इतना खराब हो गया था कि और इसी में वह मर गई थी। फिर पापा ही सुनैना को संभालते थे, और जब पापा की तबीयत खराब हुई तो सुनैना को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था।
और वहाँ उसके साथ न जाने क्या क्या जुल्म होता रहा था। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि मैं सुनैना को अपने साथ लेकर जाऊं, क्योंकि वह सुनैना के साथ जुल्म कर रहा था। रात भर मैं सोते हुए भी सिसकियां भर रहा था। कभी नींद में डरने लगती तो कभी रोने लगती, यही कहती कि मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वह तुम्हें मारेंगे। पहली बार मुझे यह लगा कि जो मैंने उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं अपनी जिंदगी के खातिर उसे जान से मारने की तरकीबें सोच रहा था। मुझे अब अपने पापा की वसीयत समझ आई थी। उन्होंने क्यों मुझे इतना पाबंद किया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ वो खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी का दराज खोला और वह खत निकाला जो उस वसीयत के साथ था। उस खोल कर देखा तो मेरे पापा ने मुझे हाथ जोड़कर विनती की थी कि मुझे तुम सुनैना से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं है कि वह सुनैना को पनाह दे सकता है। कोई सुनैना की प्रॉपर्टी की लालच में उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वह मोहब्बत और प्यार तवज्जो नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। सुनैना मेरी सगी बेटी तो नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बेटी बनकर पाला है। उसकी मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं सुनैना को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था तो सुनैना की देखभाल की परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान सुनैना के कैसे देखभाल कर सकता था। और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया कि तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत के दहलीज पर आकर खड़ा हो गया हूँ। सुनैना का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख लगे, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ आ जाएगी। सुनैना को अपना कर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। सुनैना में सभी बचपना है। वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो वह ठीक हो सकती है। मैं खुद ही उसका इलाज कराता, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत न दी। हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की यह बात मान लेना। मैंने वह खत वापस रख दिया। सुनैना अभी सोई हुई थी, मगर नींद में बुरी तरह से कांप रही थी। जिस तकलीफ से वह गुजर रही थी वह छोटी तो नहीं थी। मैं अपने को कसूरवार समझ रहा था। जब मेरे बाप बीमार थे तो सुनैना को देखभाल के लिए किसी अपने की ज़रूरत थी। वह मुझे बार बार बुलाते थे, लेकिन मैं छुट्टी न मिलने की वजह से उनकी बात को इग्नोर कर देता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुनैना के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में सुनैना को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और वहाँ उसके साथ इतना जुल्म हुआ था, और इन सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर आ जाता तो सुनैना के साथ यह सब कुछ ना होता। सुबह जब वो दूध वाला दूध लेने आया तो मैं उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। और यह देखकर सुनैना बहुत खुश हुई थी। मुझसे कहने लगी, हाँ मारो इसे और मारो, इसने मुझे बहुत मारा था। मैंने भी उसे दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को जब मैं सुनैना को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाना चाहा तो कहने लगी, आशी भाई आज इसमें पाउडर नहीं डालोगे। उसकी बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं सुनैना को बचपन से फ़ायदा उठाकर उससे छिपाकर वह स्लो पॉइजन उसके खाने में डालता रहा था, बल्कि उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीज़ों में डाल देता था।
क्योंकि मुझे पता था कि वह पागल है, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैंने ना सिर हिला दिया। सुनैना कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। वह यह बात कैसे जानती थी? कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती हूँ। मुझे पता है वह पाउडर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे दोस्त उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी। शायद वह मेरी और मीरा की बातें सुनकर सब कुछ समझ चुकी थी। अगर यह वह जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा था तो वह फिर क्यों जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रो उठा था। फिर कहने लगी, तुम मुझे जहर मत दो, अपने दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो। मुझे पापा के पास जाना है। मैंने सुनैना को कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसे खाना खिला रहा था। दूसरे दिन मीरा से कह दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे अब सुनैना का इलाज करवाना था और मैंने नोट किया था कि वह प्यार से बहुत बात मान जाती थी। मेरी जरा सी तवज्जो पाकर वह पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। घर में भी वो साफ सुथरा रहने लगी थी। मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर देती थी। जहाँ दवा असर न करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का ही असर था कि सुनैना पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और सुनैना को लेकर लंदन चला आया। वहाँ मैंने एक अच्छे डॉक्टर से सुनैना का चेकअप करवाया और सुनैना का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे सुनैना ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगा था। मैंने उसे पापा के बारे में भी बता दिया कि पापा इस दुनिया में नहीं हैं। पहले तो वो बहुत रोई थी, लेकिन जल्द ही वो संभल गई। अब मुझे आशी भाई नहीं, आशीष कहकर बुलाया करती थी, लेकिन उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने बाद जब मैं लंदन से घर वापस आया तो उस समय तक सुनैना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इन 6 महीनों में मैं सुनैना का ध्यान रखते रखते उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका था। और सुनैना भी तो मेरे बिना अब एक पल भी कहीं नहीं रह सकती थी। हमेशा मेरे साथ रहने लगती और मुझसे कहती, मुझे छोड़कर मत जाना आशीष, मैं मर जाऊंगी। मैंने भी सुनैना से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं और सुनैना अंदर कमरे में दाखिल हुए तो कमरे के डेकोरेशन देखकर सुनैना चौंक पड़ी थी और वो फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ पड़ी थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक मैं सुनैना को छुआ भी नहीं था। सुनैना पूरी तरह ठीक हो गई थी और अब मैं सुनैना के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहाग रात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए थे, गुलाबों की महकती हुई खुशबू और सजे हुए कमरा सुनैना को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें मेरा दिल बेकाबू कर गई थी। मैं सुनैना को बाजू में पकड़कर बेड पर बैठाया। मैं सुनैना से कहा, सुनैना, आज की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। सुनैना ने कहा, मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ आशीष, और दिल से तुम्हें स्वीकार भी कर चुकी हूँ। मैंने मुंह दिखाई में सुनैना को सोने की चेन दी जिस पर ए और एस बना हुआ था। यह मैं स्पेशल सुनैना के लिए बनवाया था और इस गिफ्ट को पाकर सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और खुशी के मारे मुझसे लिपट गई थी। मैंने भी अपनी बाहों को घेरे में कस कर भर लिया था। रात
हमारी ज़िंदगी की यादगार रात थी। आगे हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।